कनक इस क्वेश्चन में कह रहा है दो अलग अलग एपी हैं, ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज, इन दो एपीज में से जो एक एपी थी उसमें उस एक एपी का जो फर्स्ट टर्म था क्या था, -1 था, और जो दूसरी एपी थी, अदर एपी जो थी, उसका जो फर्स्ट टर्म क्या है, -8 है, ठीक है, पर दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कह रहा है डिफरेंस निकालना, डिफरेंस मतलब अंतर, गैप निकालना, माइनस करके ही निकालेंगे, पर किसका माइनस करना है हमें, फोर्थ टर्म के, दोनों के फोर्थ टर्म का, ठीक है। तो मैं यहां निकालूंगा फॉर फर्स्ट एपी, कौन सा है ना, फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट एपी ए तुम्हें पता है कितना है, ए कितना था, -1 था, तुमने कॉमन डिफरेंस को कितना मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। और फोर्थ टर्म निकालना है ना, फोर्थ टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 4 होंगे, तो n की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, 4 है। तो क्या मैं डायरेक्ट 4 टर्म लिख सकता हूं पीयूष, डायरेक्ट a4 को क्या लिखते हैं हम कनक, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d लिख सकते हैं पार्थ, a प्लस 3d। तो यहां पे इसका a तुम्हें पता है कितना है, -1 प्लस 3d कितना है, d नहीं पता, इसको क्या रहने दो तुम, d ही रहने दो। ये फोर्थ टर्म निकाला तुमने किसका, फर्स्ट एपी का, है ना। अब तुम किसकी बात करोगे, फॉर किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड एपी की बात कर रहे हैं। इसमें a तुम्हारा कितना था, -8 दे रहा है ना, सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म था -8, ठीक है। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, cd कितना लोगी, d ही लोगी। तो तुम इसका जब a4 निकालो, अच्छा फोर्थ टर्म को मैं a4 से भी लिख सकता हूं, t4 से भी लिख सकता हूं। तो a4 जब निकालोगे इसमें भी लगेगा क्या, a प्लस 3d, पर इसका फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, -8 है, तो -8 प्लस 3d लिखता हूं, समझ आ रही बात। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ये तो दोनों का मैंने फोर्थ टर्म निकाले, पर क्वेश्चन में कह रहा था आप दोनों के फोर्थ टर्म नहीं निकालने को कह रहा था, दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालने को कह रहा था। तो मैं इसके फोर्थ टर्म में से इसके फोर्थ टर्म को क्या कर देता हूं मैं, माइनस। तो इसका फोर्थ टर्म क्या था, -1 प्लस, यही था ना कनक, -1 प्लस 3d। अब माइनस करने के लिए मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, पर जहां माइनस होता है उसके बाद की चीजें हमें लिखनी पड़ती हैं किसमें, ब्रैकेट में, क्यों पीयूष? yes. तो यहां मैंने ब्रैकेट लगाया, इसका फोर्थ टर्म था -8 प्लस 3d, तो क्या आया आंसर, -1 प्लस 3d। और ये माइनस, जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के सारे नंबर्स के साइन को क्या कर देगा, वो उल्टा कर देता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव 8 था, ये हो जाएगा अब क्या, पॉजिटिव 8, और ये क्या हो जाएगा कनक, माइनस का 3d, और ये 3d नेगेटिव और ये 3d पॉजिटिव, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, ये पॉजिटिव 8, ये -1, प्लस माइनस माइनस, पर साइन दोनों में से लगेगा बड़े वाले, तो कितना है, पॉजिटिव का 7 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कनक हमें एलसीएम निकालना है, पर किसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और 2 डिजिट वाला भी सबसे छोटा कंपोजिट, दोनों का क्या निकालना है मुझे, पहली बात तो मुझे हमें ये समझ में आना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्या होता है पार्ट, जिसके 2 से ज्यादा, जिसके फैक्टर 2 से क्या हो, ज्यादा, इंक्लूडिंग 1 और इटसेल्फ, इंक्लूडिंग 1 और इटसेल्फ, 1 भी जिसका फैक्टर हो और खुद भी एक फैक्टर हो, उसके अलावा कम से कम एक फैक्टर और बढ़ गया ना, इसका मतलब वो क्या होगा, कंपोजिट। अब जैसे मैं बात करूं 5 की, 5 का कंपोजिट नंबर है कनक, नहीं है, क्योंकि 5 के फैक्टर केवल 1 होगा और 5 होगा, 2 ही फैक्टर है,
मैं कह रहा हूं कि 2 से एक भी ज्यादा फैक्टर पड़ गया ना तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। समझ आएगा? 12 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, बहुत सारे फैक्टर, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब किन दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना था पीयूष बता, सबसे छोटा इसका बता, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 8 क्यों, 1 में भी और 2 में भी और 4 में भी और 8 होती है, 8 में भी आ रहा है, 4 नहीं हो सकता था, हो सकता है, तो फिर 8 क्यों कह रहे हैं, 4 हो सकता है ना। हम सिर्फ कंपोजिट नंबर जो मन में है वो नहीं लेना है, उसके आगे एक वर्ड भी लिखा हुआ है क्या, स्मॉलेस्ट। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये आता हो 2 भी तो है कंपोजिट नंबर, 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से होता है, उसके अलावा कोई उसका फैक्टर नहीं है, 1 और इटसेल्फ है। 4 अब 4 की अगर बात करूं मैं तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से, उसका 1 और खुद के अलावा एक और फैक्टर बन गया नहीं, इसका मतलब 4 सबसे छोटा क्या है, कंपोजिट नंबर। इसका मतलब तुम्हें 4 और किसका, अब अच्छा अब यहाँ भी कंपोजिट नंबर है, वो भी 2 डिजिट का, और कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अच्छा 2 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 11 से होते हैं ना, 10 से स्टार्ट होते हैं। अब 10 क्या कंपोजिट नंबर होगा सबसे छोटा, क्यों तनक, क्यों अपने टेबल में भी आता है 10 के, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया? तो 4 और 10 का तुम्हें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो अगर एलसीएम निकालना 2 से डिवाइड करो, 2 यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ 1 और यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, 1 से डिवाइड किया 1, तो इसका एलसीएम क्या हो जाए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी इसका एलसीएम आता कितना, 20 आता। ठीक है, चलो इधर देखो, कनेक्ट इधर देखो, देखो कुछ क्वेश्चन में सबसे पहले ये पढ़ो कि Kp अपॉन Pn दे रखा है, तो Kp अपॉन Pn कहाँ है, Pn n इधर दे रखा है पार्ट, M m है, वो M है वहाँ पे अपने, यहाँ पे हाँ m है, Kp अपॉन P Pm, ये इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4/3, और उसके अलावा आपको Kn की भी वैल्यू दे रखी है पीयूष, Kn कहां से कहां तक है, पूरी यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक पूरी Kn की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, 20.4 है। तो मुझे यहां से लेके यहां तक वैल्यू पता है 20.4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि आप किसकी वैल्यू निकालो, केवल इतने पार्ट की वैल्यू निकालो, KQ की, किसकी, KQ की। अच्छा अब ये बताओ पीयूष, इसमें मैं बीपीटी लगाऊं या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगाऊं, बीपीटी लगा सकते हैं इसमें। अच्छा कनक बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि दिस साइड मतलब Kp अपॉन Pm ये इक्वल होगा किसके, KQ अपॉन Qm। तो मैं पहले यही लिख देता हूं क्या, Kp अपॉन Pm इज इक्वल टू KQ अपॉन Qm, ठीक है ना। अब Kp की जगह, अच्छा देखो Kp की वैल्यू मुझे पता नहीं है पार्थ, और ना Pm की वैल्यू पता है, पर दोनों को डिवाइड करके कितना आएगा वो तो मुझे पता है ना, कितना आ रहा है 4/3, तो इसकी जगह तुम सीधा कितना लिख दो, 3 नहीं है 13 है, 13 है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या था 13, तो यहाँ पे मैंने लिखा अपॉन में 4/13 इज इक्वल टू KQ, तो मुझे पूछ रहा था तो मैं KQ को KQ ही रहने देता हूं अपॉन, ठीक है। क्या Qn पता था तुम्हें, Qn नहीं पता ना। अच्छा पार्थ इस Qn को, अच्छा पूरा पता है कितना है 20.4, ठीक है,
कनक अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के क्यू मान रहा हूँ तो ये बचा हुआ पार्ट क्या होता? 20.4 माइनस के क्यू। तभी तो किसकी वैल्यू पता पड़ती तुम्हें? क्यू एन की। तो क्यू एन की जगह लिख देता हूं मैं क्या? 20.4 माइनस के क्यू। ठीक है ना? अच्छा ये के क्यू से के क्यू काट नहीं दोगे क्योंकि यहाँ रिलेशन मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है? माइनस है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे प्रियुष? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 13 नीचे डिवाइड में इधर जाता तो के क्यू के साथ क्या हो जाता? मल्टीप्लाई हो जाता। और ये पूरा नंबर 20.4 माइनस के क्यू ये भी डिवाइड में इधर, ये उधर जाता, 4 के साथ क्या हो जाता? मल्टीप्लाई। अच्छा कनक जब 4 मल्टीप्लाई होता तो केवल इसके साथ होता? दोनों के साथ क्या होता? ये मल्टीप्लाई होता। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कनक ये क्या हो गया? 13 के क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? पार्ट में 4 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं इससे, तो कितना आएगा? 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 0 0 कैरी 1, 4 2 जा 8। ठीक है, और डेसिमल में एक डिजिट के बाद इधर डेसिमल है तो यहां लगा दो क्या? डेसिमल। ठीक है, और ये 4 केवल इसके साथ नहीं, इसके साथ भी तो क्या होता? मल्टीप्लाई, माइनस 4 के क्यू। इसके बाद क्या करेंगे पीयूष? के क्यू वाले नंबर्स को, वेरिएबल्स को एक साइड कर दो। तो ये 4 के क्यू इधर नेगेटिव है, इधर जाता क्या हो जाता? पॉजिटिव। तो कितना हो जाता कनक? 17 के क्यू हो जाता, बोलो, और इज इक्वल टू 81.6। और यहाँ से के क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालूं मैं, 17 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाता कहाँ पे? डिवाइड में। तो 81.6 अपॉन 17। ठीक है ना? अच्छा डिवाइड करो 81.6 को किससे? 17 से डिवाइड करो। इसको डिवाइड करके कितना आएगा? 4.8 प्लस आ गया तेरा आंसर। 4.8 क्या? सेंटीमीटर। ठीक है, पीयूष हमने ये पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे, 2 जीरोस होंगे। और करेक्ट 2 जीरोस भी हमने 3 तरीके के पढ़े हैं। एक तो पढ़ा था रियल एंड डिस्टिंक्ट पढ़ा था, याद है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। पर अच्छा मैं थोड़ी सी बात यहाँ बता रहा हूँ रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। किसके लिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता था? रियल तो होंगे पर पहला जो जीरोस आएगा वही दूसरा जीरोस नहीं आएगा, दोनों जीरोस अलग अलग होंगे। इसमें जो कंडीशन होती थी पार्ट, जो डिस्क्रिमिनेंट होता था ना, डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता था? ग्रेटर देन 0 होता था। इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता था। दूसरी तरफ क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने? रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल एंड इक्वल या सेम, एक ही बात, रियल एंड इक्वल। इसमें क्या होता था कनक? डिस्क्रिमिनेंट ठीक किसके बराबर हो जाता था? 0 पे हो जाता था। और हमने एक कंडीशन पढ़ी थी इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स? इमेजिनरी, या इसी को हम कभी कभार बोलते हैं क्या? नॉन रियल रूट्स। क्या बोलते हैं? नॉन रियल, नॉन रियल। इसमें क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, हाँ स्मॉलर देन क्या हो जाता था? 0। पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इनके जीरोस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब ना तो इस कंडीशन की बात कर रहा था, ना तो इस कंडीशन की बात कर रहा है, इस कंडीशन की बात कर रहा है ना? क्या ना? तो तुम यही कंडीशन इसमें क्या कर दो? पुट कर दो कि रूट्स कैसे हैं? इक्वल है ना? तो तुम क्या कर दो? पार्थ की बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही किसके बराबर पुट कर दो? 0 के। और ये मैं कहां से लिख रहा हूं? यही तो किसकी वैल्यू होती थी? डिस्क्रिमिनेंट, यानी d की वैल्यू होती थी। तो d की जगह मैंने लिख दिया क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, d की जगह लिखी। और ये किसके बराबर होगा? 0 की, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह रहा था रूट्स कैसे हैं इसके? इक्वल है। और रियल नहीं लिखा हो तो भी ये समझ के चलो कि क्या है? रियल है। तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर रखी? 0 की। और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बात? अच्छा अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। एक नंबर है b स्क्वायर और ये पूरा दूसरा नंबर है क्या? 4ac।
अब इस नंबर में से मैं कहना कि इस नंबर को माइनस कर रहा हूं मैं, और आंसर क्या आ रहा है? 0। आंसर क्या आ रहा है? 0। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। एक नंबर में से दूसरा नंबर क्या कर रहा हूं मैं? माइनस कर रहा हूं और आंसर 0 आना चाहिए। ऐसा कभी होगा क्या? दोनों इक्वल। जब ये इसके क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इक्वल तो हो जाए। अच्छा, ये पॉजिटिव और ये नंबर नेगेटिव, या ये नेगेटिव हो जाए और ये कैसा हो जाए? पॉजिटिव। दोनों वैल्यू सेम हो पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है और कोई भी एक पॉजिटिव, और लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये कट के आंसर क्या देंगे? 0। समझ आई बात? अच्छा, अब दूसरी बात ये है बात कि मैं b को नेगेटिव लूं, b को नेगेटिव लूं, तो b स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव है। b को अगर मैं यहां नेगेटिव लूं तो b का स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव वैल्यू लेने पर भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। और b की जगह अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू भी लेता, b की जगह पॉजिटिव वैल्यू भी लेता तो भी तो b स्क्वायर की वैल्यू कैसी आती? पॉजिटिव ही आती। मतलब ये वाला पहला वाला नंबर तो हमेशा ही होगा कैसा? पॉजिटिव होगा। पर ये पॉजिटिव हो गया तो इसे कैसा बनाना पड़ेगा मुझे? नेगेटिव। और इसके आगे पहले से ही क्या है? माइनस। समझ आ रही बात? अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं कह रहा हूं कि अगर a को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, क्या ले लूं मैं? a को पॉजिटिव, तो तुम्हें c को कैसा लेना पड़ेगा? c भी पॉजिटिव लोगे, जब भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगी करना, ये पूरा आंसर कैसा देंगे? पॉजिटिव। उसके आगे साइन क्या है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये जब भी तो आता कैसा? नेगेटिव, और ये दोनों कट के आंसर क्या हो जाते हैं? सेम। यानी if a is equal to पॉजिटिव लेता मैं, a is equal to पॉजिटिव लेता मैं, तो कनक मुझे c भी कैसा लेना पड़ता? पॉजिटिव लेना पड़ता। अरे a भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, जब भी तो दोनों मल्टीप्लाई का आंसर कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। और आगे उसके क्या है? माइनस साइन है, तभी तो ये पूरी वैल्यू कैसी बनती थी। अब तुम एक पॉजिटिव ले लेते, एक नेगेटिव, तो यही दोनों मल्टीप्लाई का आंसर कैसा देते? नेगेटिव, और आगे भी माइनस, तब ये कैसा हो जाता? प्लस। और पॉजिटिव पॉजिटिव कभी कटते नहीं और आंसर भी कभी 0 नहीं आता। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कनक कि मैं a को भी क्या ले लूं? मैं नेगेटिव लेता, a को भी क्या लेता मैं? तो फिर मैं c को भी क्या लेता? नेगेटिव लेता। c को भी क्या लेता मैं कनक? नेगेटिव लेता। और ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर आंसर कैसा देते? पॉजिटिव। और इसके आगे तो था ही क्या? माइनस। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। समझ आ रही बात पर? अब मैं वापस चलाता हूं मैं अपने ऑप्शन पे। कह रहा है C and A have opposite signs। C और A के साइन कैसे होने चाहिए? अपोजिट। अपोजिट कह रहा है, तो अपोजिट होते तो कभी 0 आता ही नहीं। और समझ आ रही है बात? अब क्या ये दोनों के साइन क्या होने थे? सेम होने थे, तभी आंसर कैसा आता? 0 आता। ये दोनों के साइन सेम होते तो मल्टीप्लाई के पॉजिटिव आंसर देते, और आगे क्या था? माइनस साइन था। तो बात अगर दोनों के साइन कैसे हो जाए? अपोजिट, तो क्या ये कभी 0 बनता? ये अपोजिट का मतलब समझते हो? A पॉजिटिव तो C नेगेटिव। ऐसे तो आंसर नहीं आता कभी। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया कनक? कट गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है पार्थ? C और B have opposite sign। अच्छा, B के साइन पे तो कभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि B का क्या है? स्क्वायर है। B चाहे तुम नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव, वो तो हमेशा ही बनेगा कैसा? पॉजिटिव। इसमें B से कोई लेना देना हमारा नहीं था। तुम B नेगेटिव भी लोगे तो भी B स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, B पॉजिटिव लोगे तो भी B स्क्वायर कैसा आएगा? पॉजिटिव। पार्ट चल रही है, ठीक है ना? तो कनक B वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ बात कर रहा है किसकी? C और A की। C और A यहाँ थे ना, अब इनके बारे में कह रहे हैं दे हैव सेम साइंस। इनके दोनों के साइन क्या होंगे? सेम। मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव,
ये नेगेटिव तो ये भी Negative. नेगेटिव, तभी तो आंसर दोनों कट के क्या होंगे, जीरो आएंगे। तो मतलब सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही। लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक करो, यहाँ बी आ गया ना, अब बी की तो कैसे भी साइन हो, बी स्क्वायर क्या देगा हमें आंसर, पॉजिटिव ही देगा। इसलिए कल हमारा ऑप्शन नंबर क्या था, सी सही था। समझ आई बात।